आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 और द वीडियो नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी इन वन शॉट। इससे पहले दो वीडियो बन चुकी है, एक है मोल कॉन्सेप्ट पे, एक है सॉल्यूशन पे। यानी कि आपका 11th का केमिस्ट्री एक चैप्टर, 12th का केमिस्ट्री एक चैप्टर, फिर हम लोग करेंगे 11th का फिजिक्स पे एक चैप्टर, फिर 12th का फिजिक्स एक चैप्टर। ऐसे करते करते दोनों का प्लेलिस्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा। या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको एनसीईआरटी पार्ट 1 का वीडियो अभी बना दूं, जैसे कि मोशन स्ट्रेट लाइन, और पार्ट 2 जो बुक है उसमें जो पहला चैप्टर आपका इलास्टिसिटी, उसका वीडियो नेक्स्ट हो जाए। मतलब आपका वीडियो पूरा रहेगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। ये जो सीरीज़ है वो इस रिलेटेड भी है कि जो बच्चे 11th में हैं वो 12th में बैकअप करने के लिए देख सकते हैं, जो 11th में गए हैं 10th से वो देख सकते हैं। और मैं वो चैप्टर को पहले उठाऊंगा जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि BHU, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, जामिया, इन सब में जो पूछे जाने वाले चैप्टर हैं उनको कोशिश करूँगा मैं पहले पहले निपटा दूँ, बाद में बाकी सारे चैप्टर को अपलोड करते रहूँ धीरे धीरे, ठीक है। इसी क्रम में हमने दो चैप्टर निपटा लिया है, एक है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा है सॉल्यूशन। आज ये थर्ड चैप्टर दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका बाद एक और चैप्टर है मोशन इन 2 डायमेंशन। दोनों चैप्टर क्या है, लिंक है एक दूसरे से, ठीक है ना। लेकिन चलेंगे हम लोग पहले मोशन स्ट्रेट लाइन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मोशन, ठीक है ना। उसी में थोड़ा सा बस एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो होगा टाइमिंग स्टैम्प या तो दे दिया गया होगा या कुछ दिनों में दे दिया जाएगा, बिकॉज समय के अभाव में इसका स्टैम्प नहीं दिया पा रहा है। नहीं तो आपका टाइम स्टैम्प जो है मिल जाएगा। जो बंधु मेरा वीडियो देखते हैं उनके पास टाइम है अगर, तो कमेंट में टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक जो है इस समय पे शुरू हुआ है, ताकि बच्चों को आगे दिक्कत ना हो और आपको भी कभी भी वीडियो वापस आए तो आपको भी दिक्कत ना हो। वैसे मैं समय के साथ टाइम स्टैम्प को अपलोड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, मोशन स्ट्रेट लाइन जो है, इस शुरुआत करना है क्या कि मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन क्या होता है कि चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अच्छा, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। जो स्टडी होता है ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में अगर हो रहा है मोशन तो उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपको इंट्रोडक्शन के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे पोजीशन क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन, कैनेमेटिक इक्वेशन कैसे आया है और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ के हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा या एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा, कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो होगा एक अलग PDF, एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, इसमें कि सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर का एक्सरसाइज करवाया जाएगा। वो वीडियो इसके बाद आएंगी, अभी नहीं आएंगी। पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। समझ के देखिए, हम लोग जो है कैनेमेटिक्स में हम लोग मेनली जो ऑब्जेक्ट को मानेंगे काफ़ी स्मॉल साइज़ का मानेंगे, या उसका जो साइज़ होगा उसको नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है ना। साइज़ को हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। देखिए, मोशन जो आपका जो है चैप्टर वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है कैनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। तो मैकेनिक्स जो है दो पार्ट में है, कैनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो कैनेमेटिक्स क्या होता है, देखिए, कैनेमेटिक्स मतलब होता है कि हम लोग मोशन को तो बताते हैं, इसमें पढ़ते हैं मोशन को, लेकिन वो मोशन किसके द्वारा हुआ, व्हाट इज़ द काउज ऑफ दैट मोशन, हम लोग इसको नहीं बताते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सिर्फ बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसको उतना स्पीड दिया कौन, बैटरी से चल रहा है, करंट से चल रहा है, एनर्जी कहाँ से है उसके पास, ये सब के बारे में बात हम लोग नहीं करने वाले हैं कैनेमेटिक्स में। जैसे हम लोग बात करेंगे डायनेमिक्स की, उसमें हम लोग बताएंगे कि जो फोर्स उसको कौन दिया, कौन इतना स्पीड उसको दे रहा है, हम उसको बात करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपका 5th चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं कैनेमेटिक्स की, मतलब वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग टू द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का क्या कॉज है इसको बिना जाने हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टॉपिक आता है आपका पोजिशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा, जिनको मेरे आवाज़ के फास्ट होने से कोई दिक्कत है, आप अपने स्पीड पे देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा नॉर्मल स्पीड पर बोलूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल से मतलब 0.75 पर देख सकते हैं, 0.50 पर देख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो उस अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई 2 पे मत देखना, नहीं तो मेरा आवाज़ पहले से 2 रहता है, फिर आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। 1 घंटा की तो वीडियो है, बुक खोलिए आराम से, अंडरलाइन भी कीजिए साथ में और पढ़ते चलिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी दोबारा कभी पढ़ नहीं पाएगा। नहीं सोचते होंगे ना कि सर आपका वीडियो देख के क्या पढ़े, एनसीईआरटी तो हम खुद पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं क्या उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। बहुत कोई एक्स्ट्रा चैप्टर होगा जो उनको पढ़ लेंगे, वो भी
श्योरली पूरा पेज नहीं पढ़ पाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक माइंड मैप चाहिए, उससे पढ़ने के लिए पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तब आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। सोचिए ना कि उसको इतना 40-50 प्रोफेसर मिलकर लिखे हैं, तो कोई फालतू तो होगा नहीं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या होता है, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अ पोजीशन, किसी पोजीशन को आप दिखाना है, किसी को स्पेसिफाई करना है, तो हमको एक चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट और एक एक्सिस चाहिए, है कि नहीं। तो किसी भी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दिखाने के लिए वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट एंड अ सेट ऑफ एक्सिस। तो हम लोग को कन्वीनियंट क्या हुआ कि हम लोग क्या ले लें, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, जिसमें कि दो एक्सिस हो जाए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और जहाँ पे दोनों कट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। और जो रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे वो कैसा होगा देखिएगा, अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिए और फिर ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कि पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड क्या बता रहा है कि उसका जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस के बराबर है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो सकता है वो एक्स वाई जेड यानी कि 3D में मोशन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ घड़ी भी जोड़ दिया जाए, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विथ अ क्लॉक, अगर क्लॉक भी साथ में रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ़ वन और मोर कोऑर्डिनेट, अगर एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है या चेंज कर रहा है, तो बोलेंगे कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग एक या एक से अधिक एक्सिस या कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है ना। अब देखिए कि कौन सा एक्सिस लेना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जैसे है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं कार से, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप रेस्ट में हैं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कार से जाते हुए, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आप भी मोशन में हैं और कार भी मोशन में है, ठीक है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप भी मोशन में है और कार भी मोशन में है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में ना ग्राउंड तो मोशन में नहीं है ना, सिर्फ आप रेस्ट में और कार आपका मोशन में है। तो ये डिपेंड करता है कि एक्सिस आप कौन सा लें, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंड अपॉन यू, है कि नहीं, समझ गए। आगे चलिए, अब देखिए आपका जो ओरिजिन होगा उसके राइट में जो भी पोजीशन होगा वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, और लेफ्ट में जो होगा उसको नेगेटिव लेंगे। ये तो कॉमन सी बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो जानते ही आप 10th पढ़ के आए हो, है ना। तो जो आपका ओरिजिन से राइट है वो पॉजिटिव है और ओरिजिन से जो लेफ्ट है वो निगेटिव वैल्यू होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज डिस्टेंस बोला जाता है, डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ अ पाथ, क्या यानी पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और अगर उसको छोटा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल पर पूछा जाए कि पॉइंट ए से बी जाने में, पॉइंट ए यहाँ रहा, पॉइंट बी यहाँ रहा, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलिएगा डिस्टेंस हमने ये कवर किया, दैट इज़ पाई आर। लेकिन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट यू हैव कवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि हमने 2r डिस्प्लेसमेंट हमने कवर करा ए से बी जाने में, है कि नहीं। लेकिन अगर बोला जाए कि पूरा सर्कल मूव करने में आप कितना डिस्टेंस चले, तो बोलिएगा 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, जीरो, क्योंकि हमने जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, और क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन के बारे में, ठीक है ना। उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर, स्केलर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे उस चैप्टर में, ठीक है ना। और प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए, जो बच्चे का डाउट होगा सर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले क्यों नहीं पढ़ाया, आपने चैप्टर 3 पहले क्यों पढ़ाया, बिकॉज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है पूरे के पूरे टू फिजिक्स से रिलेटेड है कि नहीं। उसको अभी पढ़ा देना बेवकूफ़ी होगा, समझिए तो, ठीक है ना। आपको समझ में भी नहीं आएगा, बस आप पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ समझ में आने लगेगा, है कि नहीं। फिलहाल आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक टॉपिक जो होगा, ईरर जो होगा, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी डायमेंशन जो है आप लोग यहीं पर सीख जाइएगा, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। और हाँ, जिनको वो चैप्टर समझना हो अच्छा से, जो छूट गया उनका, तो मेरा वीडियो आता है निश्चय सीरीज करके, एक PDF होगा, या प्लेलिस्ट बनाया होगा, उसमें आप देखिएगा, फिजिक्स का वीडियो होगा, व्हाट इज साइंस से लेकर के, वहाँ पे आपका 3-4 वीडियो में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा 5-6 वीडियो में नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। उसका जो होगा, नहीं होगा तो प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इतना बात किया, समझ में आया। पहले हमने बात करा किसके बारे में, कैनेमेटिक्स के बारे में, मोशन के बारे में बात करा, फिर हमने पाथ के बारे में बात करा, डिस्टेंस के बारे में बात करा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात करा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करा। यहाँ तक उम्मीद है मुझे आपको सब बात क्लियर होंगी कि पाथ लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता, सॉरी डायरेक्शन नहीं होता है ना, दिमाग रखिएगा, ठीक ना, ठंडा दिमाग से बात पढ़िएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। इट इज़ गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। क्या है,
जो आपका डेल्टा एक्स लिखते हैं ना, डेल्टा एक्स क्या होता है कि डिफरेंस होता है आपका फाइनल पोजीशन से लेकर के इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, जो आपका जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपका जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, किसी स्ट्रेट वाले मूव कर रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर आप एक सर्कल पे मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस जो होगा वो पाई आर अगर लेते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी ऑलवेज लेस देन आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्योंकि अगर डिस्टेंस से ज़्यादा हो गया तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस हो गया। आप जानते हैं ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ। अब जो पाथ लेंथ है उससे बड़ा अगर शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगा तो पाथ लेंथ बन जाएगा, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, हमने ये भी जाना कि मोशन जो होगा स्ट्रेट लाइन में होगा उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अच्छा देखिए, इन वन डायमेंशन मोशन, एक डायमेंशन मोशन रहता है, जैसे कि वन डायमेंशन मोशन रहा ऐसा, हमने बोला कि अगर ये ओरिजिन है तो इधर प्लस इधर माइनस। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे दो एक्सिस की, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इन वन डायमेंशन मोशन देयर आर ओनली टू डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउन डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव, एंड दीज टू डायरेक्शन कैन इजीली बी स्पेसिफाइड एज प्लस एंड माइनस, ठीक है ना। ये सब बारे में बात करी गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका जीरो है, यहाँ से कोई बंदा यहाँ पे गया, ठीक है, और लौट के यहाँ पे चला आया, तो बताइएगा डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 यहाँ पे गया प्लस यहाँ पे कितना 120, यानी कि 360 मीटर ये प्लस 120 मीटर ये, यानी टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको देखना है इनिशियल पोजीशन, देखना है फाइनल पोजीशन, और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। वो कितना है, 240, यानी डिस्प्लेसमेंट 240 होगा और डिस्टेंस होगा आपका कितना 48, यानी कि 480। समझ रहे हैं ना, दो गुना डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्चुअली दो गुना होता नहीं है, बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल ऑफ द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड आपका जो आपका डिस्टेंस है उससे कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट नॉट द कोरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप बताइए क्या क्या उसका सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है, तो आप क्या बोलिएगा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जो है क्या बोलिएगा, आपका लार्जेस्ट पाथ है यानी कि टोटल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। इतना बात आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायरेक्ट आपका डिस्टेंस। ये सब बात आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन यानी कि एक्स, टाइम यानी कि टी, यानी कि एक्स टी ग्राफ से आप दिखा सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फॉर मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें और एक्स एक्सिस की बात करें तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट वेरी विद टाइम एंड वी हैव एन एक्स टी ग्राफ। अगर बात करें सिर्फ एक्स की, एक डायमेंशनल मोशन की बात करें तो सिर्फ एक्स में चेंज आएगा, तो समय के साथ सिर्फ एक्स में चेंज आएगा, समय के साथ सिर्फ एक्स में चेंज आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो ठीक है ना, वो उसका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा होगा, मूव नहीं कर रहा है, एक्स टी ग्राफ, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स टी। यहाँ पे अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मतलब अगर सेम टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देखिए ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे दिखेगा आपको, देखिए, द पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि जब एक्स जो हो जीरो हो जाता हो, या किसी कोई मान लीजिए कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर गए, वहाँ पे रुक गए हुए हैं, तो आपका जो ग्राफ बनेगा उस 1 किलोमीटर के बाद वो पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि आप पैरेलल टू टाइम वाला जो ग्राफ है उसके पैरेलल बनेगा, क्योंकि आप वहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर 1 घंटा में 2 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में 4 किलोमीटर चला, इसे समझ रहे ना कि देखिए, एक बज रहा था तो वो 1 किलोमीटर चल चुका था, 2 जैसे बजा वो 2 किलोमीटर चल चुका था। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 जैसे बजेगा वो अगर 3 किलोमीटर चल गया, मतलब ये जो मोशन चल रहा है क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, मतलब हर 1 घंटा में 1 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है आपका थर्ड नंबर ग्राफ, वो क्या है,
पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, इसमें दिखाया गया आपको क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3rd नंबर लिखा हुआ, C नंबर में यहाँ आपको दिखाया गया है कि कैसे उसके बाद जो है उसका जो डिस्टेंस रुक जाता है, ठीक है ना, उस पर उसका आगे नहीं बढ़ता है, आपका स्पीड जो है कैसे वेरी कर रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ में, वो आपको दिखाया गया है इस वाले ग्राफ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्या आपका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे कि T0 से लेकर के T10 तक स्टार्ट किया है, ठीक है ना, T10 से लेकर के T18 तक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया है, ठीक है ना, और T18 के बाद क्या होता है, कार ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, अप्लाई किया है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना, देखिए ना, जैसे कि देखिए यहाँ तक स्पीड बढ़ाना शुरू किया है, फिर इस यूनिफॉर्म स्पीड में गया है, अब जो है रिटेलिएट कर रहा है, मतलब अपने आप को रोक रहा है और क्या हो जाएगा, उस स्पीड को मेंटेन करेगा, जो स्पीड बढ़ा दिया था उतने पे अपने आप को मेंटेन कर रहा है, तो ये ग्राफ उसको शो कर रहा है। समझ रहा है कि नहीं, तो मैं बताया था कि ये टाइम आपके स्पीड के वेरी करने का ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इसकी बात करते हैं। देखिए क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका पोजीशन क्या होता है, टाइम के साथ चेंज करता है। अच्छा, इससे पहले कुछ बेसिक बता देते हैं आपको। किसी किसी को पता है कि स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो बच्चे को ये वाला याद नहीं रहता ना, उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं। आप बचपन से पढ़े होंगे कि एस इज इक्वल टू यू टी, पढ़े ना, भूल जाइए प्लस हाफ ए टी उसका, बस इतना याद रखिए, एस इज इक्वल टू यू टी। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस भी है, वो समय डिसाइड करता है कि क्या लेंगे, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट ही है। यू क्या होता है आपका, वेलोसिटी। टी का होता है टाइम, तो यू को आप स्पीड ही मान सकते हैं, टी को टाइम मानिए और एस को डिस्टेंस मानिए। तो एस इज इक्वल टू यू टी, आपसे पूछे हम स्पीड क्या होता, क्या बोलिएगा, एस बाई टी। तो इस तरह से मैं कभी भूलता नहीं हूँ, याद रखता हूँ इस तरह से, एस इज इक्वल टू यू टी मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरह से आप इस्तेमाल याद कर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। देखिए एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। देखिए चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। अगर डिस्टेंस की बात कर लें, अगर देखिए डिस्टेंस की बात करेंगे तो चेंज बाई टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ये सब बात होती है, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड की बात करते थे तो क्या बोलते थे उस समय, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज एवरेज स्पीड, याद है किसी को? व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इट इज आपका जो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी, यानी डेल्टा यानी कि वी बार क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो जाएगा। समझ गए? ये जो बार ओवर द सिंबल ऑफ वेलोसिटी इज ए स्टैंडर्ड नोटेशन टू इंडिकेट द एवरेज क्वांटिटी। एवरेज को डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं बार, ऊपर में लगाते हैं बार, ठीक है। आपको जो एसआई नोट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड। आप जानते भी होंगे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है मीटर, ये होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि एम एस माइनस वन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए लाइक डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की तरह ही एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको कि यहाँ पे दिखाया गया है ना, समझ गए। आपको जो स्लोप है वो क्या दिखा रहा है, आपका वेलोसिटी को दिखा रहा है। आगे बढ़ें, यहाँ पे देखिए द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साइन पर डिपेंड करता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है कि नहीं। इट इज़ जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो को देखिए द एक्सटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। देखिए ये जो है आपका क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जो थर्ड ग्राफ आपको दिख रहा है क्या आपका, वो रेस्ट पे है कि नहीं, बस समझिए कि नहीं। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। आपको दिखा रहा है एक्सटी ग्राफ, और जिसका स्लोप आपको बताता है किसके बारे में, स्लोप बताता है आपका वेलोसिटी के बारे में। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी के बारे में। समझ गए? चलिए एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड इन्वॉल्व ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर जो है हम लोग अगर एक्चुअल पाथ ले लें तो क्या बताएगा हमको, एवरेज स्पीड बताएगा। यानी कि एवरेज स्पीड डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग अ इंटरवल ऑफ मोशन।
यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो आप बताइए कि एवरेज स्पीड जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा कि नहीं एवरेज वेलोसिटी से? ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड में लिया हमने डिस्टेंस, तो क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एवरेज वेलोसिटी से। अब देखिए, चूंकि एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी का दोनों मतलब सेम ही है, सिर्फ पाथ लेंथ का अंतर है, तो वहाँ तो मीटर दोनों में लगेगा, इसलिए इनका जो डायमेंशन होगा और इनका जो यूनिट होगा वो सेम होगा। बट इट डज नॉट टेल अस देन व्हाट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इन मूव। लेकिन एवरेज स्पीड क्या है? कोई नहीं बताता है कि आपको किधर जाना है, किधर का मूवमेंट हुआ था, ये नहीं बताता है, ठीक है ना। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या बताता है? मूवमेंट को बताता है कि किस डायरेक्शन में हुआ था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। 10 इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए एवरेज स्पीड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, इफ़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन पे है एंड इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब दोनों बराबर हो गया तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। और वहाँ पे एस जो है डिस्टेंस भी कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। बात समझ में आ गया? आगे चले, देखिए इन दिस केस, अगर इस केस में बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा या इक्वल टू रहेगा एवरेज वेलोसिटी के। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चले, चलिए देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है? इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे देख लें। अब देखिए, इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्यों? देखिए, दिस हैपन बिकॉज एवरेज स्पीड इन्वॉल्व द पाथ लेंथ विच इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझे? फिर समझिए कि एवरेज स्पीड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है एवरेज वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि हम लोग एवरेज स्पीड में बात करते हैं पाथ लेंथ की और एवरेज वेलोसिटी में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, और हमें पता है कि पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ गए? दिस सो डैट स्पीड इज जनरल ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसलिए बताता है क्या कि स्पीड जो होता है जनरली ज़्यादा होता है वेलोसिटी के मुताबिक। स्पीड इज इन जनरल ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलें। चलिए सर, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड की बात करते हैं। देखिए, वर्ड से ही समझना चाहिए। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी इंस्टेंट पे, उसी क्षण। आई वॉन्ट टू नो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट उसी क्षण, एट दैट पॉइंट, एट दैट इंस्टेंट। बात समझ रहे हैं ना इस बात का? देखिए, द एवरेज वेलोसिटी टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी हमें ये बताया कि कितना ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट मूव किया एक टाइम इंटरवल के बीच में। लेकिन इट डज नॉट टेल अस अबाउट हाउ फास्ट इट मूव एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल। लेकिन उस इंटरवल में प्रत्येक क्षण कितना कितना स्पीड से था वो नहीं बता पाया। फॉर दिस वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो बच्चे क्लास 11th में लिमिट पढ़ चुके हैं उनको तो आराम समझ में आएगा। जो नहीं पढ़े हैं वो मान लेंगे कि लिमिट नाम का कोई चीज़ होता है जिस पर भी हमको लिमिट रखना है, ठीक है। देखिए, द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम इनफाइनाइटली स्मॉल। अब देखिए, हम लोग जो बात करने वाले छोटे टाइम की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इस ग्राफ को देखिएगा, मान लीजिए कि हमको पॉइंट पी का देखना है, तो देखिए तो ये इंटरवल देखिए टाइम का कितना बड़ा है, ये टाइम का इंटरवल कितना बड़ा है। यानी देखिए ना, 3 से लेकर के 5 के बीच में 2 मिनट का टाइम है, 2 सेकेंड का है, 2 मिनट मान लीजिए, जो भी नीचे लिखा हो जिस में हो। लेकिन अगर हम सिर्फ पी की बात करेंगे तो 4.0 माइनस 3.99999 इतना का टाइम इंटरवल, कितना छोटा टाइम इंटरवल है। इन डेल्टा टी काफ़ी छोटा है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिमिट लगाते हैं कि डेल्टा जी जो है हमारा 0 के करीब में है। मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मान लेते हैं कि डेल्टा टी जो है हमारा 0 के करीब है। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पाथ लेंथ, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पाथ लेंथ अपॉन चेंज इन टाइम। और ये चूंकि 0 के करीब है, इसको लिखते हैं हम लोग, जब 0 के करीब हो जाएगा, जब स्मॉल की बात करेंगे तो डेल्टा बिकम डी, तो लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। क्या लिखेंगे? डी एक्स बाई डी टी। आपका जो डेल्टा था मतलब बड़ा चेंज, वो एक स्मॉल चेंज में बन गया, इसका नाम होता है डी, स्मॉल डी, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। अब देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलस के लैंग्वेज में, द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपका जो राइट हैंड साइड क्या है वो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू टी एंड डिनोटेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी,
यानी dx बाई dt। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या है? रेट ऑफ चेंज। आप समझिए, रेट जैसे ही वर्ड आया मतलब आपको टाइम से डिवाइड करना होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे हमको देखना है कि पोजीशन का जो चेंज था टाइम के अकॉर्डिंग कितना थोड़ा सा था, है ना। उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, आप लोग कैलकुलस का इस्तेमाल यहीं पे करेंगे, और कैलकुलस का जो है निर्माण और कैलकुलस का जो उत्पत्ति हुआ है इसी सब कारणों से हुआ है, और यही इस सब चीज़ों को जागरूक और निकालने के लिए हुआ है कैलकुलस का मैथमेटिक्स का इस्तेमाल। ठीक है, अब देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट आइदर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। देखिए, ग्राफिकली भी पॉसिबल है लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, काफ़ी दिक्कत होगा ग्राफिकली सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले सिर्फ अगर मान लीजिए 4 सेकेंड में कितना था स्पीड या 4 सेकेंड पे क्या था वेलोसिटी, बहुत दिक्कत आने वाली है क्योंकि वो स्लोप की तरह काम करेगा। अब जो आप जानते भी होंगे कि tan थीटा क्या देता है, स्लोप देता है। m क्या बताता है, स्लोप बताता है। आपका क्या होता है, dy बाई डी क्या बताता है, स्लोप बताता है। यानी कि dx बाई dt क्या बता रहा है, आपका स्लोप ही बता रहा है। स्लोप क्या होता है, मतलब कि आपको पता है कि अगर हम लोग एक्स टी कर्व बनाएंगे, अभी बताए थे आपको कि पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व बनाएंगे तो ये स्लोप है, ये थीटा में बताता है वेलोसिटी। क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। यानी कि ये tan थीटा स्लोप बताता है हमको वेलोसिटी, यानी कि dx बाई dt क्या बताएगा, हमें वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली। आप जानते हैं ग्राफिकली बहुत शो करना मुश्किल है, क्योंकि बट इफ़ वी यूज़ द न्यूमेरिकल मेथड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग प्रोसेस विल क्लियर। अगर हम लोग छोटा छोटा वैल्यू निकाल लें तो जो है आपका लिमिटिंग प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, अगर हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो। क्योंकि ग्राफिकली तो बहुत दिक्कत आने वाली है दोस्त, बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, द ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड। काफ़ी कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि आप परेशान हो जाएगा निकालते निकालते। एज डेल्टा टी बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्योंकि डेल्टा टी जो है चेंज इन टाइम जो है काफ़ी छोटा होते चला जाता है, इसलिए तो हम लोग लिमिट में क्या लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्या लेते हैं, लिमिट, ऐसे लेते हैं हम लोग, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने देखा कि एक डिफरेंशियल कैलकुलस आया था जो कि एक्सप्रेशन दिया था dx बाई डी टी फॉर अ डिफरेंट इंस्टेंट। आप निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपको पोजीशन दिया जाए कि 2x पे निकालिए तो क्या लिखेंगे, d2x बाई डी टी। ठीक है ना, तो आप बोलेगा एक्स स्क्वायर पर निकालिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या फंक्शन दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लीजिए मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो आपका वेलोसिटी होता है वो एवरेज वेलोसिटी जो होता है आपका सेम होता है हर इंस्टेंट पे। ठीक है ना, अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की। देखिए क्या होता है, और हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की या सिंपली स्पीड की, होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर डायरेक्शन निकाल दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, स्पीड की तरह हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोला जाए कि 5 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट, और बोला जाए 5 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर क्या आपका स्पीड है, और 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट आपका क्या है, आपका वेलोसिटी है। ठीक है, समझ गए, चलिए देखिए, एवरेज स्पीड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, जो आपका एवरेज स्पीड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी के। ही बता दिए, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस का बात रहता है और डिस्प्लेसमेंट की बात रहता है वेलोसिटी में। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है एट एन इंस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंट। क्यों ऐसा होता है, हम लोग अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो वो दोनों इक्वल क्यों होते हैं, जबकि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होता है। क्यों, कि आप एक छोटे से क्षण की बात कर रहे हैं, आप उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे आपका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों इक्वल है। बात समझे, आप जिस क्षण की बात कर रहे हैं उस क्षण पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होता है उस इंस्टेंट पे। बात समझ गए, कोई दिक्कत अभी तक यहाँ पे नहीं ना, आगे चलें। आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलते हैं एक्सेलरेशन पे। चलिए, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस और टाइम। ठीक है ना, दिस इज द प्रॉब्लम इन गैलीलियो टाइम। अब जो गैलीलियो टाइम था उसमें प्रॉब्लम था कि हम जो चेंज ले रहे हैं वेलोसिटी का, हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में लें या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लें। ठीक है, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस हमने लेना शुरू किया पहले, तो गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। फ्री फॉल जब होता है तो हर एक कांस्टेंट मोशन के लिए जो रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी और टाइम का, वो क्या होता है, क्या होता है,
कांस्टेंट होता है फॉर मोशन, समझ रहे ना। फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल के मोशन में आपका जो रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी और टाइम का, वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही होती है, एक्सेलरेशन में चेंज आ रही होती है। आ रही होती है ना? नहीं, एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बात समझ रहे हैं ना बात आप लोग? जब मान लीजिए ऊपर से कोई छत से नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन क्या है? जो आपका जी लग रहा है वो कांस्टेंट है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो एक्सेलरेशन बोल रहे हैं वो है क्या, है ना, बात बात में एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, वो देखिए क्या है। इट इज़ एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब डी वी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है क्या आपका एवरेज, आपका क्या एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। काहे गलती बोलते हैं आप लोग? ए इजकल टू क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, विच मीन्स वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। उसका जो है एस यूनिट क्या हो जाएगा? एस यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इनवर्स। क्यों? देखिए, वेलोसिटी बाई टाइम ये होता है मीटर पर सेकेंड पहले से, और सेकेंड एक और लगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा आपका ms-2 करके हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। वीटी कर्व जो होगा आपका, जो अगर वीटी कर्व होगा तो इसका स्लोप जो होगा क्या देगा आपका? स्लोप जो भी होगा क्या देगा आपका? एक्सेलरेशन देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या बता रहा है आपका? स्लोप क्या बताता है आपका? एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, मतलब उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना था। तो जैसे हम लोग निकालते थे उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, तो x इज इक्वल टू सॉरी कितना निकालते थे? v कितना था, तो क्या बोलते थे? v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी था ना। अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। क्यों? फिर हम लोग लगाएंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, फिर वो इतना ही झंझट करना पड़ेगा लिमिट लगा के, एंड देन विल गेट डी वी अपॉन डी टी। समझ गए इतना बात? यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है क्या होता है? स्लोप होता है टेंजेंट का वी टी कर्व का। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द स्लोप ऑफ द वी टी कर्व, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सिंस वेलोसिटी क्या है आपका? क्वांटिटी है बोथ, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन के पास ये दोनों हो, कोई एक हो, या ठीक है ना, या तो एक हो, या तो मैग्नीट्यूड हो, या फिर डायरेक्शन हो, या दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो होता है देयर फॉर मे रिजल्ट फॉर्म अ चेंज इन स्पीड। तो एक्सेलरेशन क्या है? मे बी उसका जो है मैग्नीट्यूड में चेंज आना है आपका, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो हो सकता है कि इसमें डायरेक्शन में चेंज आए तब भी एक्सेलरेशन में फ़र्क पड़ेगा, है कि नहीं, या दोनों में चेंज आए तब भी फर्क पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, समझ रहे ना। एक्सेलरेशन में चेंज कब कब आ सकता है? या तो उसके वेलोसिटी में चेंज आ जाए, या उसके स्पीड में चेंज आ जाए, या उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाए, या दोनों में आ जाए तब भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों होता है, उसी तरह एक्सेलरेशन भी जीरो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ से, अगर आपसे दिया गया कि कोई एक्सटी कर्व है, आप हमको एक्सेलरेशन का ग्राफ बना के दिखाइए, तो अगर जो है ग्राफ आपका अपवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड होगा, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। वही ग्राफ आपका अगर डाउनवर्ड होगा तो यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन है, और एक स्ट्रेट लाइन रह जाएगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है। समझ गए ना? इस तरह का ग्राफ आपको दिखेगा फॉर अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कि स्माइल डाउनवर्ड, ठीक है ना, निगेटिव एक्सेलरेशन, और सीधा चला गया तो आपका ए इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब देखिए, ये कुछ ग्राफ दिए गए आपको, ठीक है ना, समझने के लिए। देखिए क्या है कि एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज दैट, एक अलग सा फीचर क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि आपका जो वी टी कर्व है उसके अंदर का जो एरिया बनेगा ना, वो एरिया क्या बताएगा आपको? एरिया गिव्स अस, क्या देगा आपको? एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर द गिवन टाइम। देखिए, आप जानते होंगे v इजिकल टू अपने क्या लिखा है? डी एक्स अपॉन डी टी। तो जैसे आप लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये होता है इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन। तो ये जो है आपका बताता है स्लोप। लेकिन अगर आप सिर्फ डी एक्स देखें तो क्या हो जाएगा? डी एक्स इजिकल टू वी डी टी। और यहाँ पे करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, और इस बारे में बताएंगे आपको इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, आप नहीं जानते हैं तो ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। और ये बताता है आपको एरिया अंडर। तो देखिए, तो एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी गिव्स वेलोसिटी।
स्लोप ऑफ dx अपॉन dt गिव्स वेलोसिटी, एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। बात समझ गए? यहाँ से ये बात समझ में आया कि वीटी कर्व जो होगा उसका जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब चारों ग्राफ करने पड़ते हैं। पहला ग्राफ जो आपको बताता है वो क्या बताता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। दूसरा क्या बताता है कि मोशन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ निगेटिव एक्सेलरेशन। मोशन क्या है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है, देखिए ना, मोशन जो है डायरेक्शन का क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। डायरेक्शन तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या कहता है कि आपका जो मोशन है वो निगेटिव में चला गया। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट निगेटिव विथ पॉजिटिव, आपका क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है ना, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है और मोशन भी निगेटिव है। लेकिन इसमें बात करेंगे फोर्थ नंबर में, डी नंबर में, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ निगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t1। बात समझिए, क्या हुआ कि आप क्या चल रहा है, निगेटिव में ही चल रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव ही है, लेकिन टाइम t1 आने पे आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है और आप फिर भी निगेटिव में जा रहे होते हैं। समझ रहे ना? यानी क्या होता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ निगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t1, बिटवीन 0 to t1 इट्स मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड बिटवीन t1 एंड t2 इट्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए जीरो से लेकर t1 तक तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन जैसे t1 से t2 के बारे में बात करेंगे तो आप निगेटिव डायरेक्शन में चल दिए, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आपका निगेटिव ही जा रहा है हमेशा। फिर समझो बात, एक्सेलरेशन निगेटिव है, 0 से t1 में आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किए और t1 से जाने के बाद क्या हो गया, आप निगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगे। समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आप स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग को पोजीशन से खींचे यहाँ से, ठीक है ना, तो आपका निगेटिव एक्सेलरेशन में मूव किया यहाँ पे, ठीक है ना, मूव किया, पोजीशन क्या होगा, पॉजिटिव ही है, लेकिन जैसे यहाँ पे आपका 0 होगा ये पीछे आना मूव कर देगा, पीछे आना शुरू कर देगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, आपका जो मोशन है पॉजिटिव होने लगेगा। उसी तरह के आप समझिए सिचुएशन यहाँ पे कि पहले चल रहे थे निगेटिव में, अब क्या हो जाएगा आपका जो है, सॉरी पहले चल रहे थे पोजीशन आपका पॉजिटिव में था, फिर टाइम t1 के बाद आपका पोजीशन जो है निगेटिव में चलने लगा और एक्सेलरेशन जो था हमेशा से निगेटिव तो था ही आपका, ठीक है। ये बात समझ गए? ग्राफ रीड करना सीख गए, आगे चलिए। अब देखिए एरिया क्या बताता है, एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना, जैसे कि यू इंटू टी क्या है, एरिया है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या बताता है आपको, ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, यानी कि एरिया अंडर वीटी कर्व्स गिव्स डिस्प्लेसमेंट कि आप कितना चले हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, नोट दैट xt, vt एंड at ग्राफ सो इन सेवरल फिगर इन दिस चैप्टर हैव शार्प किंक, कुछ किंक दिखाई दिए होंगे आपको, देखिए ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्राफ है तो यहाँ पे आपको किंक नजर आया होगा, वो किंक क्या बताता है, देखिए किंक बताता है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अब ये डिफरेंशियल क्या है और कंटिन्यूटी क्या होता है, ये सबको बताया जाएगा जब पढ़िएगा चैप्टर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, LCD 11th में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर कहाँ से और कैसे चला है, ठीक है ना। इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट एंड द ग्राफ विल बी स्मूथ। और बात करेंगे हम लोग रियलिस्टिक सिचुएशन की, तो फंक्शन जो है हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा और ग्राफ जो होगा हमेशा स्मूथ भी चलेगा। मतलब देखिए कंटिन्यूटी कब बोलते हैं, मतलब ग्राफ में कहीं भी शार्प एज नहीं है, बस चलते जाए, लेकिन ग्राफ ऐसा आ जाए ऐसा करके, देखिए नहीं क्या पे किंक आ गया, नोड आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन डिफरेंशिएबल दैट पॉइंट, है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट दिस मीन्स फिजिकली इज दैट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज वैल्यू एब्रप्टली। जो आपका एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे अपना वैल्यू तुरंत चेंज नहीं कर सकता है, चेंजेज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। चेंज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, एब्रप्ट चेंज नहीं होगा, मतलब अचानक से चेंज इसमें नहीं आएगा, किसमें, एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में, ठीक है ना, बात समझ गए। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो आपका जो काइनेमेटिक इक्वेशन था, ठीक है ना, जो कि तीन इक्वेशन जो काफ़ी पॉपुलर आता है फॉर अ मोशन, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है आपका है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, v नॉट क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, आपका a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। ऐसा ग्राफ देखिएगा तो इस तरह का होगा ग्राफ, मतलब कि v नॉट प्लस ए टी, यानी कि कोई जो स्पीड रहा होगा इस स्पीड से चलना शुरू किया है, मतलब v नॉट से उसका इनिशियल स्पीड है, यहाँ से चलना शुरू किया है, तो अब जो होगा चेंज कैसे आएगा, ए टी, यानी कि एक्सेलरेशन टू टाइम के साथ चेंज आएगा, जो होगा आपका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, v नॉट प्लस ए टी। बस समझ गए। दूसरा जो आपका इक्वेशन है वो कहाँ से आया, इसी से आया, डिराइव होकर देखिए क्या हुआ कि आप जानते हैं कि एरिया अंडर जो वीटी कर्व होता है रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। वेट ए मिनट, कहाँ गया, हाँ देखिए, तो हमने क्या देखा कि x इज इक्वल टू लिखा हमने 1/2 v माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट टी। देखिए कैसे हमने ग्राफ बनाया, ठीक है ना,
V0 से शुरू किया कोई ग्राफ और यहाँ पे आकर रुका, इसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, V0 इंटू टी, क्या हो जाएगा ये V0 इंटू टी। और चूंकि ये ट्रेंगल है तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस V इंटू वी माइनस V0 इंटू टी, है ना। यहाँ से हमने इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है ना, ग्राफ बना करके एरिया अंडर देख करके। अब देखिए तो हमें पता है कि V माइनस V0 क्या होता है, AT होता है। अरे अभी ना पता है कि V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, तो V माइनस V0 क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग AT डालेंगे यहाँ पे तो AT इंटू टी क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस V0 टी। अब उसको लिख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू V0 टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, या कहीं कहीं आपको दिखेगा x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे U क्या है आपका इनिशियल स्पीड होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। बात समझ गए, यहाँ से आपको इतना बात समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है इतना, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है। अब देखिए इक्वेशन 3.7 जो लिखा हुआ आपका ये वाला जो है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कैन ऑल्सो रिटर्न एज, देखिए तो V माइनस V0 बाई 2 क्या हो जाएगा, इट्स V बार। अरे बताइए ना दोस्त, V बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या है एवरेज है, ठीक है ना, समझ गए। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो V माइनस V0 बाई 2 इंटू V बार का टी, है कि नहीं। अब हमें पता है कि V बार क्या होता है, V माइनस V0 बाई 2, क्योंकि एवरेज को हम बोले थे कि बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से जब उसको आप डालिएगा वैल्यू को, V बार का वैल्यू डालिएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू V बार इंटू टी, ठीक है ना। तो V बार क्या हो जाएगा, V माइनस V0 2 इंटू क्या हो जाएगा, V माइनस V0 a। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बार का स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका U स्क्वायर प्लस 2as। बात समझे कि नहीं समझे, फिर समझिएगा। देखिए यहाँ से वो करना क्या समझिएगा, देखिए यहाँ पे, वेट अ मिनट, समझ में आया। देखिए क्या क्या कर रहा था मैं, टी होता है कि देखिए आपको अगर आपको इक्वेशन याद होगा तो V इज इक्वल टू V0 प्लस AT होता है। ऐसा टी निकालना तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू V माइनस V0 अपॉन A। तो यहाँ पे इस टी का वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया गया है। आपको V बार का वैल्यू पहले से पता था, दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as, क्या आ जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। बस समझे, इस तरह से करके आ जाएगा। जैसे x इक्वल टू हमने देखा क्या था, V बार इंटू टी, V बार क्या था, V माइनस V0 अपॉन 2, और टी हमने क्या निकाला था, V माइनस V0 अपॉन A, मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया। तो हमने 3 इक्वेशन देखा, पहला क्या था, फर्स्ट था आपका V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, या V इज इक्वल टू U प्लस AT। सेकेंड हमने क्या देखा, S इज इक्वल टू V0 T प्लस 1/2 AT स्क्वायर देखा हमने। थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर प्लस 2ax देखा। हमने इतना सारा फॉर्मूला देख लिया, 300 देख लिया आज। इसमें चेंजेस हम लोग ला करके आगे कुछ और फॉर्मूला जो होगा आपका मन से सो बनाएंगे, है कि नहीं। 3 फॉर्मूला हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट है थ्योरी इसमें है वो करा देता हूँ। देखिए ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के मेथड से आपको बताना है। तो देखिए समझिएगा, आप जानते हैं कि ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज था तो डी वी बाई डी टी लिख दिए। अच्छा डी वी इजकल टू क्या होता है, ए डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से डी को हटाने क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के साथ साथ क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ए बाहर निकल गया, अंदर बचा डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो क्या निकला ए टी। बात समझे, क्या निकला ए टी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ जो था अपर लिमिट भी माइनस लोअर लिमिट भी नॉट इजिकल टू ए टी, और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया, क्या करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला निकाल लिए। फिर देखिए कैसे किया क्या को फिर समझिएगा। जैसे कि हमने देखा कि a इज इक्वल टू लिखा हमने डी वी अपॉन डी टी, फिर हमने क्या लिखा a, वेट अ मिनट, हमने लिखा डी वी इक्वल टू ए डी टी, जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन दिया था t जीरो से लेकर t टाइम t तक, और वेलोसिटी लिया था इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से लेकर के v तक। अब देखिए डी वी का होता है v, इंटीग्रेशन का होता है डी वी का v होता है कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से लेकर के v तक, और a बाहर निकल जाएगा, डी टी का होता है t, कहाँ से लेकर के जीरो से लेकर के t तक।
जैसे हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी कि भी माइनस लोअर लिमिट यानी कि भी नॉट इक्वल टू, अब ए तो था ही, अपर लिमिट टी माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा टी यानी कि वी माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी। यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला आपका निकल गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग को ये भी पता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या पता है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, पता है ना। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे वी डी टी, कहाँ से वी नॉट से लेकर के v तक, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के x तक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चूँकि देखिए v क्या है, फंक्शन v क्या हो जाएगा, भले बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, जैसे v बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, क्योंकि देखिए अब देखिए आपको पता है कि जैसे कि लिखेंगे आप v, तो क्या लिखिएगा, वी नॉट माइनस ए टी, वी नॉट प्लस ए टी डी टी लिखिएगा ना। नहीं समझे बात, फिर समझिएगा यहाँ पे। देखिए हमने क्या लिखा, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। अच्छा, v क्या होता है, वी नॉट प्लस ए टी डी टी लिख देंगे, कहाँ तक, जीरो से लेकर टी तक, यह हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, सिंपली देख लिए तो। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नॉट डी टी प्लस ए टी डी टी, अलग अलग कर लिए। अब ये कैसे हो रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, समय के साथ सबको समझ में आ जाएगा। आज इस क्लास के लास्ट में ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबको बताया जाएगा। तो आप धैर्य रखें, वीडियोज़ हो सकती है 1 घंटा 15 मिनट के आसपास हो सकती है, लेकिन आप धैर्य बना करके देखेंगे पूरा। देखिए ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा वी नॉट, डी टी का टी हो जाएगा तो वी नॉट टी प्लस ए बाहर निकल गया। अब देखिए टी डी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, तो क्या हो जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। अब देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने क्या मिला मुझे, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हम लोग, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर मान लीजिए पोजीशन जो है, पोजीशन जीरो से शुरू ना होकर के कुछ और जीरो से शुरू हो रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। लेकिन अगर पोजीशन कुछ और जगह शुरू हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। वो एक्स नॉट लगा देंगे यहाँ पे, बात समझ गए। चलिए अब जो है एक तीसरा फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, क्या, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है ना। डी वी क्या होता है, डी वी क्या होता है, अच्छा लिख सकते हम लोग, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। सोच के बताइएगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको वेलोसिटी निकालना होगा और डिस्टेंस के रूप में, तो क्या लिखिएगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, है कि नहीं। ये तो ऐसे भी कट रहा है, बात तो बराबर लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें आप एक्स से एक्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। जब उस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको एक फॉर्मूला निकलेगा थर्ड वाला, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट का वाला फॉर्मूला जो था वो यहाँ से डिराइव हुआ है, जब आप लिखिएगा ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब क्या है, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट कैन बी यूज फॉर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, आप आराम से बना सकते हैं इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से, अब है कि नहीं। आपका जो सिंपल जो तीनों बताया था इसमें कि एक्स नॉट नहीं था, वो था आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन जैसे ही इसमें एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया, अब क्या हो जाएगा आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कि आप डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे और फट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए, समझ गए सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है फ्री फॉल का। देखिए क्या होता है, देखिए एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सलेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप कोई बॉल छोड़ते हैं ऊपर से, जो धरती की तरफ क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण खींचाते चला आता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाई जी। जो एक्सेलेरेशन होता है क्या होता है, स्मॉल जी होता है। एंड इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेगलेक्टेड, अगर हम लोग एयर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। अब देखिए, इफ़ द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, अगर अर्थ रेडियस के कंपेरिजन में अगर हाइट कम है तो जी कैन बी टेकन टू बी कांस्टेंट। जी को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, उसको लेंगे हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हम लोग कभी कभी 10 भी कभी कभी ले लेते हैं।
फ्री फॉल इसलिए हो जाता है कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस। अगर जो है इस तरह की बात करें तो फ्री फॉल क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की केस की तरह डील हम लोग कर सकते हैं। कब? जब हाइट क्या हो आपका अर्थ के रेडियस से छोटा हो तब। ठीक है, अब देखिए वी अज्यूम दैट द मोशन इन वाई डायरेक्शन मोर करेक्टली इन वाई डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन। क्यों देखिए बिकॉज वी चूज अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉल ऊपर फेंके तो पॉजिटिव मानते हैं, बॉल ऊपर से नीचे गिरा तो नेगेटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जानता है कि हमने जब कोऑर्डिनेट बनाया था तो बोला था ये पॉजिटिव और डाउन वाला नेगेटिव, तो ये लेने में आसानी होती है इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, नीचे वाला को माइनस ऊपर वाला को प्लस लेते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किसको मान के चलते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइएगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप कोऑर्डिनेट की तरह चलिए। आप अगर ऐसा बोलते हैं कि जी नीचे की तरफ लगता है तो ये पॉजिटिव, तो आप कभी कभी कन्फ्यूज भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसा मत करें। कोऑर्डिनेट के साथ लेके चलें, आपको आसानी होगी। ठीक है, ए को जो है जी को जो है पॉजिटिव लेके चलें, जो ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो माइनस लेके चलें ताकि आसानी पड़े। आप अगर नीचे में जब ग्रेविटी लग रही है उसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत थोड़ी हो सकती है अगर कोऑर्डिनेट में फंसा दिया क्वेश्चन में तो। ठीक है, चलिए तो आप क्या लेंगे, नीचे के जी को क्या लेंगे आप नेगेटिव लेंगे और ऊपर के जी को क्या लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे। बॉल थ्रो करेगा तो पॉजिटिव जी लीजिएगा, बॉल फेंकेगा नीचे तो माइनस जी लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आप कोऑर्डिनेट उस तरह से पढ़ के रखे हुए हैं। नहीं तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी, क्वेश्चन को नहीं समझ पकड़ पाएंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए ये 3 ग्राफ आपको दिख रहा है। पहला ग्राफ बताता है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। देखिए अगला क्या है, फ्री फॉल की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन जो है -9.8 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट दिखा रहा है। अगला दिखा रहा है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव में। थर्ड दिखा रहा है वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। बात समझे कि नहीं। अब ये नहीं बोले सर डिस्टेंस तो निगेटिव में जा रहा है ना रे, समझ रहे ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तब तो ये निगेटिव में ही जा रहा है, ये लेकिन इसको निगेटिव मान रहा है तो ये पॉजिटिव में जा रहा है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कोऑर्डिनेट किसको माने, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला आता है आपका गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्या है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बाय अ बॉडी फ्री फॉलिंग या फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज ऑड नंबर बिगिनिंग विथ यूनिटी, जैसे कि 1 3 5 7। इसके अकॉर्डिंग में लाइन पे लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि टाइम को हम लोग 0 पाई 2 पाई यानी 2 टाउ 3 टाउ मान रहे हैं, तो देखिएगा आपका जो डायरेक्शन आपका डिस्टेंस जो आएगा क्या आएगा, 0 y0 4 y0 9 y0। इसका ना आप डिफरेंस देखिए, 1 फिर 3 चले तो 4, 5 चले तो 9, 5 4 9 9 9 1 10 है ना, या फिर 4 6 10 यानी कि 9 1 10। यानी आप ऐसे करने पे क्या देख रहे हैं कि आपको एक और नंबर आ रहा है 1 3 5 7 9 11। तो जो भी डिस्टेंस टवर होगा क्या हो जाएगा आपका एक ऑड नंबर के फॉर्म में होगा। यही था आपका गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्रीली रेस्ट से छोड़ा जाता है तो 1 3 5 7 9 11 के ट्रांसवर्स रेशियो से वो नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, समझ गए। अगला टॉपिक आपका है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। क्या था आपका, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल के बारे में बात करें तो वो देखिए क्या है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। ठीक है, चलिए व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब ब्रेक अप्लाई होता है किसी व्हीकल में तो डिस्टेंस जो है ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो चल पाता है, जो चल जाता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब जो बाइक का डिस्क ब्रेक होगा उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब आप ब्रेक लगाए रुक गया तो डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसका लेस होगा वो जो उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना होगा, अच्छा होगा, वो आपका सेफ गाड़ी होगा। समझ गया, बात समझ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात की हम लोग, मतलब क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब गाड़ी रुक जाएगी। तो अगर v 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस। यानी कि डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। यानी कि उसी सेम आप मान लीजिए कि अपने गाड़ी को क्या कर रहे हैं, डिसलेरेट कर रहे हैं, यानी कि उसको आप एक्सेलेटर छोड़ रहे हैं। छोड़ने के साथ अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 रहेगा तो उसके स्क्वायर के मुताबिक आप डिस्टेंस होने वाला है। कि जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है इज इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडरिंग इन सेटिंग अप स्पीड लिमिट। आप रोड पर देखते होंगे 40 50 60 स्पीड लिमिट लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है,
क्योंकि आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस पर डिपेंड करता है वो रोड, है कि नहीं, कि आपका ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप कितना स्पीड रखिएगा कि आप रोक पाइएगा गाड़ी को, ये सब फैक्टर डिपेंड करता है। इसलिए रोड पर लिखा रहता है कि स्कूल अहेड, कीप योर स्पीड लिमिट बिलो 40 और 30, है कि नहीं, ये सब लिखा रहता है। अब बात करते हैं रिएक्शन टाइम की, मतलब कि आपका सिचुएशन अगर ख़राब होगा तो आप कितना जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। वो क्या है देखिए कि व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, अगर सिचुएशन मांगता है कि आप एक अचानक से कोई फैसला लीजिए, समटाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड, ठीक है ना, हम लोग हो सकता है कि रियली रिस्पॉन्ड करें ना करें, उससे पहले जो एक्शन लेना पड़ता है। तो रिएक्शन टाइम इज़ द टाइम ऑफ अ पर्सन टेक टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, देखो समझो और करो के जो समय होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम डिपेंड अपॉन कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, अगर सिचुएशन काफ़ी दयनीय रहेगा तो आप फटाफट कोई काम कीजिएगा, एंड ऑन एनी इंडिविजुअल, और आप इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई आदमी देख करके गाड़ी देख के बेहोश हो जाए, सामने से कोई आ रहा है और कोई बचा भी ले, तो रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी और आदमी पे भी, ठीक है ना। आपको चेक करना तो क्या कीजिए, आप एक रूलर लीजिए और बोलिए कि अपने दोस्त को ऊपर से रूलर छोड़ेगा, और आप जितना जल्दी रूलर को पकड़ लीजिएगा उतना में देखिए आपके कितना डिस्टेंस आप पकड़ रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, मेजरिंग हो जाएगा रिएक्शन टाइम का, ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए अब जो बात करने वाले हम लोग और देखिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, टी आर जो आपका टाइम होता है ना, रिएक्टेंट टाइम कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2d/g, यानी आप जानते हैं कि डी क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि आपका जो था v0t तो जीरो हो गया ना, क्या कि आप रेस्ट से शुरू किए हैं। अरे एस इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए स्क्वायर होता है, मान लिए होता है, लेकिन अगर आप हाथ रोक करके चालू किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो आपका जो डिस्टेंस कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऐसा कोई टाइम निकालना है कितना जल्दी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो टी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2d/g सेकेंड आपको लगेगा रिस्पॉन्ड करने में, है कि नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि सबसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है, देखिए यू मस्ट हैव बीन फैमिलियर विद एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड बीइंग ओवरटेकन बाय अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आर यू। लेकिन जब ट्रेन मस्ट बी ट्रेवलिंग फास्टर देन यू विल बी एबल टू पास यू, इट डज नॉट सीम स्लोअर टू यू देन इट वुड बी समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड वॉचिंग बोथ द ट्रेन्स। देखिए अगर आपको सामने से कोई ट्रेन चला जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रेन जा रहा है, इधर से कोई ट्रेन चला जाए, तो आपको लगेगा क्या कि ये जो ट्रेन जो है मेरे से दुगना स्पीड में जा रहा है, मतलब क्यों, क्योंकि आप अपना स्पीड जो है इसको दे रहे हैं। फिर समझिए, रिलेटिव का कहने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को रेस्ट में मान रहे हैं, आप अगर रेस्ट में है तो आप अपना स्पीड भी इसको दे रहे हैं, तो आपका जो गाड़ी होगा आपको लगेगा और ये 20 जा रही थी, ये 30 जा रही थी, तो आपके अकॉर्डिंग ये लगेगा कि आपको 50 से भाग गई, बात समझे कि नहीं, क्योंकि आप अपने आप को रेस्ट में मान रहे हैं। लेकिन ग्राउंड वाले को लगेगा कि वो आपसे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, पूरा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन केस बोथ द ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अगर दोनों ट्रेन का सेम वेलोसिटी होगा तो आपको क्या लगेगा कि ट्रेन जो है रुका हुआ है, ठीक है। द अदर ट्रेन वुड सीम टू बी नॉट मूविंग एट ऑल, आपको लगेगा कि वो ट्रेन चल ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड जो है आपके बराबर है, तो आप उसको भी रेस्ट में मान रहे हैं, है कि नहीं। टू अंडरस्टैंड सच ऑब्जर्वेशन वी नाउ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब अपना वेलोसिटी किसी को दे देना, रिलेटिव को दे देना, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है देखिए द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज गिवन बाई, हम लोग बात करें एक्स बी ए से और टाइम टी लेकर, तो क्या होता है एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, यानी एक्स बी से एक्स ए में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आपका रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म दिखाई देगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए वी बी ए क्या होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, बी का कितना वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग वी बी ए, क्या होता है वो वी बी माइनस वी ए, ठीक है। और वहीं बोला जाए कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, जैसे देखिए ये जो आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ इक्वल वेलोसिटी, क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, इसका की इक्वल वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या है सेकंड वाले ग्राफ में कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ अनइक्वल वेलोसिटी, क्या है आपका अनइक्वल वेलोसिटी है। और थर्ड वाले में क्या दिखा रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन अनइक्वल, क्या है, जब आपका जो है वेलोसिटी जो है इक्वल तो वेलोसिटी है, लेकिन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है, ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं ना, सिचुएशन लेके चलते हैं, पहला सिचुएशन लेते हैं, क्या कहता है कि नाउ कंसिडर सम स्पेशल केस, पहला सिचुएशन में ये लेते हैं हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है और बी जो है दोनों बराबर है, वी ए और वी बी दोनों बराबर है, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अरे जब वी बी बराबर है वी ए का, वी बी बराबर है वी ए का, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टे एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है अपना डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा। देयर पोजीशन टाइम ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल, उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा। द रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए और वी बी ए दोनों क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। यानी कि वी ए बी बोले तो या वी बी ए बोले तो अभी दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी ए माइनस वी बी भी जीरो और वी बी माइनस वी ए भी जीरो, इसलिए वी ए बी और वी बी ए दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर केस वन ले, मतलब कि अगर वी ए और वी बी दोनों बराबर, तब मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू जीरो। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या रखा है कि ए का वेलोसिटी ज़्यादा रखा है, बी का वेलोसिटी कम रखा है, तो वी बी माइनस वी ए जो होगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वी बी क्या है, कम है। अब देखिए निगेटिव हो जाएगा मतलब क्या कि वन ग्राफ इज स्टीपर, मतलब कि काफ़ी क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा देन द अदर एंड दे मीट इन कॉमन पॉइंट, काफ़ी ऊंचा होकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए स्टिप करके यहाँ पे एक पॉइंट में मिल गया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या है आपका, नेक्स्ट है कि उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। एग्जांपल की बात करें, देखिए मान लेते हैं कि वी ए जो है आपके किसी ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और वो 10 मीटर से शुरू कर रहा है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वी बी जो 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है और 40 से शुरू कर रहा है। मतलब कोई यहाँ पे 10 पे है, ठीक है, ये 10 20 30 40 50, ठीक है ना, 60 और 70 ऐसे इतना बना देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से शुरू कर रहा है, 10 से यहाँ शुरू करेगा और कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है। अब बताइएगा, देखिए 40 वाला अगर 40 वाला को 10 के स्पीड ही दिया जाए, 40 वाला को अगर 10 के स्पीड दिया जाए तो 3 सेकंड में 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन इसको अगर 10 मीटर दिया जाए तो कितना जाएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 जाएगा। लेकिन इसको अगर 20 भी दे दिया जाए तो कितना जाएगा, ये 3 से कहाँ 10 से कहाँ जाएगा, 30, 30 से 60, ठीक है ना, समझ रहे ना। 3 सेकंड में कितना चला जाएगा, ये 20 से 60 और 60 10 में कितना जाएगा, 70 चला जाएगा। यानी दोनों ऑब्जेक्ट 70 पे चला गया, जबकि वी ए कितना था, 20 था और वी बी कितना था, 10 था। लेकिन डिपेंड किस पे किया, पोजीशन पे, पोजीशन कहाँ था, है ना। एट दैट इंस्टेंट दे बोथ एट अ पोजीशन एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, दोनों जो था 70 मीटर पे आ गया। 10 ऑब्जेक्ट ए ओवरटेक ऑब्जेक्ट बी एट दिस टाइम, मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी को ओवरटेक कर चुका है। एंड वी बी जो अब निकालेंगे हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ बी जो था एक रिस्पेक्ट में क्या है, क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए लिखेंगे ना। वी बी कितना था, 10 माइनस 20 कितना आ जाएगा, -10, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड क्या है, माइनस वी ए बी है। समझ गया, कोई दिक्कत, आगे चले। थर्ड केस की बात करते हैं। मान लीजिए कि वी ए और वी बी का दोनों का अपोजिट साइन रहे, तो अपोजिट साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, वी बी ए और वी ए बी दोनों बराबर रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अंतर रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इफ़ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन आर टू ट्रेन देन फॉर अ पर्सन सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द टू ट्रेन सीम टू बी गो वेरी फास्ट। अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में यहाँ जो बैठा रहेगा उसको लगेगा कि ट्रेन जो है काफ़ी फास्ट निकल गया, क्योंकि ये अपना वेलोसिटी भी इसको दे देगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा क्या निकालिए, वी ए बी तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस लिखिएगा तो माइनस तो लिखिएगा, लेकिन क्या लिखिएगा, माइनस वी बी, क्योंकि आप अगर वी ए इधर मान रहे हैं तो वी बी इधर जा रही है, तो वी ए माइनस माइनस वी बी तो क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। मतलब आपको क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा है बी, आपके रिस्पेक्ट में वो दोनों के स्पीड लेके जा रहा है। बात समझे, आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आपको दिखाई देगा कि आपका जो सामने वाला ट्रेन है और वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो आपसे दुगुना स्पीड से जा रही है। मतलब समझ रहे हैं, आपका स्पीड भी लेके जा रही है और अपना स्पीड भी लेके जा रही है। वही अगर साथ में चले और दोनों का वेलोसिटी बराबर हो तो आपको लगेगा कि वो ट्रेन क्या है, रुका हुआ है, ट्रेन क्या है, रेस्ट में है। बात समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, हम लोग चलते हैं समरी की ओर। ठीक है, समरी देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। अगर पोजीशन जो है चेंज हो रहा है टाइम से, उसको हम लोग मोशन में बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड विथ रेफरेंस टू कन्वेंटली चूजन ओरिजिन। आप ओरिजिन ले सकते हैं, हमने लिया था आपका रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया था। पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स बाय अ बॉडी या ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है, हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में होता है। हमने फिर पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और फिर हमने देखा एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की और हमने देखा कि एक्स टी ग्राफ जो होता है उसका क्या स्लोप देता है, वेलोसिटी देता है। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। वी टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करा तो क्या था, डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते क्या था, डी वी बाई डी टी। बात समझ रहे ना? अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, सॉरी एक्सेलरेशन क्या था, डी वी बाई डी टी, है ना। फिर हमने तीनों का जो है ग्राफ देखा था। फिर हमने कैलकुलस के अप्रोच देखे थे। फिर क्या देखा था कि ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स देखा था और डी वी बाई डी टी भी देखा था। हमने देखा था वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी भी देखा था। फिर हमने तीन ठो क्वेश्चन पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। हमने पढ़ा था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने पढ़ा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ये सब हमने पढ़ रखा था, है कि नहीं? कहाँ भाग रहे दोस्त? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए 10 नंबर में क्या आता है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व गिव दस डिस्प्लेसमेंट। बताए थे आपको कि वी टी कर्व का जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप बताए थे कि डी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है। यहाँ से हमने क्या देखा कि डी एक्स जो होगा क्या हो जाएगा, वी डी टी, मतलब एरिया अंडर वी डी टी क्या देगा आपको, डी एक्स देगा। बताए थे आपको, है कि नहीं? फिर हमने देखा 3 क्वेश्चन देख करके हमने चैप्टर को खत्म करा। अब देखिए कुछ सिंबल देख लीजिए, कुछ का डायमेंशन देख लीजिए, यूनिट देख लीजिए। देखिए पाथ लेंथ, सिंबल कुछ नहीं होता है, डायमेंशन एल होता है, मतलब मीटर होता है। यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा एक्स, डायमेंशन एल होता है, यूनिट मीटर होता है। वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग वेलोसिटी देखें तो क्या होता है, एल टी माइनस वन। देखिए एल मतलब क्या होता है, मीटर, लेंथ, टी मतलब टाइम, और एल टी माइनस वन मतलब एल बाई टी, यानी कि मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी है ना, है ना। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इंस्टेंट की बात करें तो डी एक्स बाई डी टी, है ना। स्पीड की बात करें तो होता है एल टी माइनस वन और मीटर पर सेकेंड। और इंस्टेंट की बात करें तो डी एक्स बाई डी टी। एवरेज क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डी वी आपका हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, है कि नहीं। और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, एल टी स्क्वायर, क्योंकि क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि आप यहाँ से आप आराम से यूनिट डायमेंशन पढ़ सकते हैं बिना चैप्टर को पढ़े हुए। आप साइड से ही चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो चलते हैं हम लोग स्पेशल जो आपका केस है वो चलते हैं अपेंडिक्स 3.1, दैट इज एलिमेंट ऑफ कैलकुलस। इसको नहीं होगा तो हम लोग अगले क्लास में ले लेंगे, किसी एक क्लास में उसको अलग से पढ़ा दूंगा। इसमें इसको पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता है, बस सिर्फ फॉर्मूला वगैरह है, कहाँ से कैलकुलस आया और कहाँ पे कैसा है। ठीक है ना, इसको जो होगा नहीं होगा तो हम लोग अगले वीडियो में कभी ले लिया जाएगा। इसको अलग से बना देंगे सीरीज निश्चय में, निश्चय सीरीज में बना के डाल देंगे, आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस तरह का वीडियो जो होगा और आगे बनती रहेगी। और उम्मीद करूँगा कि आगे के वीडियो में अपने आवाज़ को नॉर्मल रखूँ। आज पता नहीं क्यों नहीं, मेरा मुंह रुक ही नहीं रहा है, स्पीड बोला ही जा रहा है कि नहीं। सो चलिए, समय समय का प्रभाव होता है, कभी कभी नहीं थका रहता तो ज़्यादा स्पीड निकलता है, थक जाने के बाद स्पीड कम हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।